आपके मामले में तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। रमेश का चेहरा बदल गया। क्या मतलब? दादाजी बोले, मुझे सब पता चल गया है। तेरा बाप जीवित मुर्दा बन चुका है। बकवास, वो खून पीता है और तू उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। चुप रहिए। दादाजी की आवाज और कठोर हो गई। तेरा बेटा उसी की वजह से मरा है और अगर तू नहीं संभला तो अगला नंबर तेरा होगा। कुछ क्षण तक रमेश चुप रहा, फिर उसने दांत भींच कर कहा, मेरी माँ बचपन में मर गई थी, मेरे पास सिर्फ मेरे बाबूजी हैं। उसकी आंखें लाल हो गई। चाहे वो जो भी हो, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। दादाजी गुस्से में बोले, जीवित मुर्दे कभी किसी के नहीं होते। जिस दिन वो तुझसे बात करेगा उसी दिन तेरी मौत लिखी जाएगी। इतने में जंगल की तरफ से टहनियां टूटने की आवाज आई। चर चर। दोनों उधर देखने लगे। पेड़ों के बीच एक काली आकृति दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। दादाजी का चेहरा पल भर में उड़ गया। उन्होंने उस आकृति को पहचान लिया था। अगले ही क्षण उन्होंने मुझे झटके से गोद में उठा लिया और पूरी ताकत से चिल्लाए, रमेश भाग। और फिर वह बिना पीछे देखे दौड़ पड़े। जब तक घर का दरवाजा दिखाई नहीं दिया उन्होंने रुकने की हिम्मत नहीं की। घर पहुंचते ही दादी दौड़कर बाहर आई। क्या हुआ? दादाजी हाँफते हुए बोले, बुढ़िया वो वापस आ गया है। जल्दी जाकर घर की सुअर काटने वाली छुरी निकालो और उसे आंगन के दरवाजे पर टांग दो। दादाजी की बात सुनते ही दादी का चेहरा उतर गया। तुमसे घर लौटने को कहा था, लेकिन तुम्हें हर बात में टांग अड़ानी ही थी। यह कहकर दादी रसोई में गई और बड़ी छुरी निकाल लाई। उन्होंने उसे मुख्य दरवाजे पर टांग दिया और फिर कमरे के दरवाजे पर भी रक्षा के लिए कुछ चीजें लटका दी। दादाजी ने भारी आवाज में कहा, रमेश का बचना अब मुश्किल लग रहा है। दादी चौंक गई। क्यों? अभी मैंने भोला को देखा है। क्या कहा? वो अब चलने लगा है। दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। दादाजी बोले, अब देर नहीं करनी चाहिए, हमें पिछली पहाड़ी वाले पंडित रामदास को बुलाना होगा। मैंने भी सिर हिला दिया। उन्हें बुलाकर मदद लेनी चाहिए। दादी बोली, मैं ही जाकर बुला लाती हूँ। दादाजी ने सिर हिलाया। अगर मैं जाऊंगा तो रमेश को शक हो जाएगा, उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। मैं चुप रहा। ये मेरी भी सहमति थी। कुछ देर बाद दादाजी बुदबुदाए, जब कोई जीवित मुर्दा पूरी तरह ताकतवर नहीं बनता तब वह ठीक से चल भी नहीं पाता। आखिर भोला को खून कौन पिला रहा था? ये सुनते ही दादी की आंखें फैल गईं। सुशीला और उसका बच्चा, उनकी आवाज कांप गई। शायद मारे जा चुके हैं। दादाजी ने दांत भींच लिए। उस पापी ने जिंदा इंसानों का इस्तेमाल एक मुर्दे को जिंदा रखने के लिए किया है। इसके बाद घर में सन्नाटा छा गया। दादाजी चुपचाप हुक्का पीते रहे। अगली शाम दादी पंडित रामदास को लेकर लौटी। दादाजी ने तुरंत पूछा, पंडित जी अब क्या करना होगा? वह चीज अब चलने लगी है। पंडित रामदास ने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला। उसे खत्म करना है तो पहले उसे बाहर निकालना होगा। दादाजी ने ताबीज की तरफ देखा। आपका मतलब है कि मैं यह ताबीज लेकर उसे बाहर लाऊं? पंडित जी ने सिर हिलाया। नहीं, ये लड़का जाएगा। दादाजी तुरंत बोल पड़े, नहीं ये नहीं हो सकता। पंडित रामदास शांत स्वर में बोले, मैं किसी पर जोर नहीं डाल रहा, लेकिन उस चीज को खत्म करने का यही एक तरीका है। दादाजी ने मेरी तरफ देखा। ये अभी बहुत छोटा है। पंडित जी बोले, ऐसी चीजें खास तौर पर बच्चों के खून की तरफ आकर्षित होती हैं। दादाजी की चिंता और बढ़ गई। तो हम इसके साथ चलें? पंडित रामदास ने गहरी सांस ली। जो कहना था मैं कह चुका। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो किसी और को बुला लीजिए। दादाजी चुप हो गए। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, मानो फैसला अब मुझे करना था। मैंने काफी देर तक सिर झुकाए रखा, फिर धीरे से कहा, मैं जाऊंगा। सच तो यह था कि मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अगर पंडित रामदास चले जाते तो भोला को कोई नहीं रोक पाता। दादी तुरंत बोली, हम गांव छोड़ देंगे, इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। पंडित रामदास ने सिर हिलाया। कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? जिसे वह चुन लेता है वह उससे बच नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा, अगर यकीन नहीं है तो जाकर दरवाजे के बाहर देख लीजिए। दादी बाहर भागी। कुछ देर बाद वापस लौटी। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। दरवाजे के बाहर सचमुच बड़े बड़े पैरों के निशान थे। दादाजी मेरे सामने बैठे। छोटू, जैसे ही भोला दिखाई दे पूरी ताकत से घर की तरफ भागना। मैंने सिर हिलाया। और अगर वह पकड़ने के करीब आ जाए, पंडित रामदास बोले, तो किसी गहरे साए में छिप जाना, वह तुम्हें नहीं देख पाएगा। उस रात चांद पूरा निकला हुआ था, लेकिन भोला यादव का घर अजीब तरह से अंधेरा लग रहा था। घर के अंदर एक भी दिया नहीं जल रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने हिम्मत करके जमीन से एक पत्थर उठाया और उसकी खिड़की की तरफ फेंक दिया। धड़ाम, शीशा टूट गया, लेकिन घर के अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं उलझन में खड़ा था। तभी मेरे पीछे से कदमों की आवाज आई। थक थक थक। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। भोला यादव वहां खड़ा था। उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से खुला हुआ था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरे होश उड़ गए। मैं धम्म से जमीन पर गिर पड़ा। भोला की आंखें मुझ पर जमी हुई थी। उसके चेहरे पर जो हमेशा भावहीन रहता था अब एक डरावनी मुस्कान फैल चुकी थी। मैं पूरी ताकत लगाकर उठा और भाग खड़ा हुआ। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि पूरे आंगन में लाल धागे बांधे गए थे। उन धागों पर छोटी छोटी घंटियां लटकी हुई थी। पंडित रामदास ने अपनी लकड़ी की तलवार से मेरी कमर पर बंधा ताबीज उतारा, फिर उसे लाल धागों के बीच बांध दिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अब चाहे कुछ भी दिखाई दे घर के अंदर ही रहना, और चाहे कुछ भी सुनाई दे बाहर मत निकलना। हम सब दरवाजे की दरार से बाहर झांकने लगे। पंडित रामदास ने लाल धागे पर हाथ रखा, फिर उसे हल्का सा झटका दिया। घंटियों की आवाज गूंज उठी। वह कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे, फिर ऊंची आवाज में बोले, बालक यहाँ है, मैं यहाँ। भोला यादव सचमुच आ गया। वह कमर झुकाए हमारे घर के दरवाजे के सामने खड़ा था।